Classes of Chemistry. It is the initiative of Department of Higher Education, MP. Today, we are here for the module on MSc classes, which is for first year, that is previous first semester. The paper is fourth, that is MCH 404. Paper title is Group Theory and Spectroscopy, and the topic for today's module is electronic spectroscopy, and we'll be dealing with molecular spectroscopy, lecture 1. Myself, Dr. Shweta Tamrakar. I'm Assistant Professor of Chemistry in Government Chhatrasal PG College, Panna. So, before starting this topic, you need to have some knowledge about some topics, that is prerequisites before this lecture. Is you should have knowledge of electromagnetic radiations and spectrum, electronic transitions, spectrophotometer, atomic spectroscopy. आपको विद्युत चुंबकीय विकिरणों के बारे में पता होना चाहिए, फिर इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण क्या होते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है, और कुछ नॉलेज अबाउट द एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी. And after completing this module, you should be able to understand what are various transitions taking place due to absorption of electromagnetic radiations. विद्युत चुंबकीय विकिरणों के अवशोषण से कौन कौन से संक्रमण होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं, फिर वाइब्रोनिक ट्रांजिशंस क्या होते हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रैंक-कोंडोन प्रिंसिपल. So let's see what is spectroscopy. Spectroscopy is the study of interaction of radiation with matter. That is, जो रेडिएशन है, लाइट है, उसकी परस्पर क्रिया पदार्थ के साथ. The energy of radiation absorbed or emitted by the system and the intensity of spectral lines. तो जो रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी मैटर में, उससे हमें क्या जानकारी मिलेगी, कौन सी रेडिएशंस एब्जॉर्ब होंगी. जो रेडिएशंस एब्जॉर्ब होती हैं वो कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की, और वो हमें उसके बारे में काफ़ी नॉलेज प्रदान करती है. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपीज आप लोगों ने पढ़ा ही है इनके बारे में. अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी. ये सभी स्पेक्ट्रोस्कोपीज आप जो है आपके सिलेबस में रही है और आप लोग इनके बारे में कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त कर चुके हैं. तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हमें विद्युत चुंबकीय विकिरणों के बारे में पता होना चाहिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट नो बिफोर गोइंग इनटू दिस टॉपिक. और जो थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों को इसके बारे में है ही. तो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड देयर रिस्पेक्टिव वेवलेंथ्स एंड फोटॉन एनर्जीज. या विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम ऊर्जा के निम्नतम तरंगदैर्घ्य से लेकर उच्चतम तरंगदैर्घ्य तक प्रकृति में विद्यमान चुंबकीय विकिरण का परास, जिसमें रेडियो तरंगें, अवरक्त प्रकाश, अदृश्य प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश, एक्सरे एवं गामा किरणें शामिल. तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कई सारी रेडिएशंस हैं. डिपेंडिंग अपॉन देयर वेवलेंथ्स एंड फ्रीक्वेंसीज दे आर अरेंज्ड, and you can see there is gamma ray, there are x-rays, ultraviolet, then near infrared, far infrared, ESR, NMR, etc. और आपको ये भी दिख रहा है कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन का रेडिएशन का जो इंटरैक्शन है गैमा रेज में, जैसे आप देखें तो न्यूक्लियर ट्रांजिशंस होंगे. यदि गैमा रेज एब्जॉर्ब होंगी तो न्यूक्लियर ट्रांजिशंस होंगे, नाभिक में ट्रांजिशंस होंगे. एक्सरे, यदि एक्सरे अवशोषित होती हैं तो इनर्शियल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होंगे. यदि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एब्जॉर्ब होती हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं, जो कि पर्टिकुलर इस लेक्चर का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस. तो इस टॉपिक में हम जनरली अल्ट्रावायलेट और विजिबल रीजन की ही बात करेंगे.
और भी जानकारी आपको होना चाहिए कि इंफ्रारेड रेडिएशन यदि एब्जॉर्ब हो तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस होते हैं। इस तरह हमें अलग अलग रीजन की जो रेडिएशंस हैं वो अलग अलग जानकारी हमें मॉलिक्यूल के बारे में देती है। तो ये एक छोटी सी समरी है जिससे हम देख सकते हैं कि हम कौन से रीजन या कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या स्टडी करते हैं। उस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हमारा जो पदार्थ है उसमें कौन सा क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए, जो उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए। जैसे पहली स्पेक्ट्रोस्कोपी हम देखें रोटेशनल स्पेक्ट्रा यदि है तो उसमें जो ट्रांजिशंस होते हैं वो रोटेशनल लेवल्स के ट्रांजिशंस होते हैं। अब लेवल्स क्या, एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं ये हम लोग देखेंगे। एनर्जी लेवल्स जो है हम अलग से स्लाइड में देखेंगे कि कौन कौन से एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं, उनके बीच के ट्रांजिशंस होते हैं जबकि हम माइक्रोवेव रीजन का यूज करते हैं। और जो क्राइटेरिया है मॉलिक्यूल में जो होना चाहिए उसमें जो है मॉलिक्यूल मस्ट पजेस परमानेंट डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट के बारे में आपको जानकारी होगी। उसके बाद वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें the transitions will be between vibrational energy levels and the radiation that would be absorbed। जो रेडिएशन हमको चाहिए वो है इंफ्रारेड रेडिएशन। और इसका क्राइटेरिया जो मॉलिक्यूल में होना चाहिए डायपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल मस्ट चेंज ड्यूरिंग वाइब्रेशंस। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक या जिसको हम अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, इसमें ट्रांजिशंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होते हैं। Then the radiations which can be used or which will be used here will be visible and ultraviolet। And a very important thing which should be there होना चाहिए the presence of chromophore in the molecule। Then Raman spectroscopy deals with the transitions between vibrational and rotational levels। The radiations which will be used will be far and near infrared regions, and criteria is periodic changes in polarizability due to vibrations and rotations। Similarly, nuclear magnetic resonance में जो transitions होते हैं between magnetic energy levels होते हैं, जो रीजन है स्पेक्ट्रम का वो हमें लेना है रेडियो फ्रीक्वेंसी, और जो क्राइटेरिया है वो है नॉन जीरो स्पिन ऑफ द न्यूक्लियर। सो वी हैव डिफरेंट टेक्निक्स which deal with the matters different properties, and by absorbance of different radiations we can get different knowledge about the structure of that particular same molecule। मतलब अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय विकिरणों के अवशोषण से जो पदार्थ में चेंजेस होंगे वो हमें इसके स्ट्रक्चर के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। So in order to obtain a molecular spectra, the matter is exposed to electromagnetic radiations and the resulting change in electromagnetic radiation is the spectrum। मतलब हमें molecular spectrum ड्रॉ करने के लिए या molecular spectra गेन करने के लिए जो हमारा पदार्थ है उसे विद्युत चुंबकीय विकिरणों से एक्सपोज करना पड़ता है, और जो रिजल्टिंग चेंज है उसमें जो एब्जॉर्प्शन होता है या एमिशन होता है वो हमें हमारे स्पेक्ट्रम में दिखता है। जैसे कि आप एक छोटा सा डायग्राम देख रहे हैं, जो लाइट सोर्स है एक बल्ब की तरह आपको शो किया गया है, लाइट सोर्स है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है जो ग्रे कलर की बॉल है मान लीजिए वो इलेक्ट्रॉन है, और वो ग्राउंड स्टेट से जो है एक्साइटेड स्टेट तक जाता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। द एनर्जी विच इज डेल इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और इस एब्जॉर्प्शन में जो वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब होती है वो हमें स्पेक्ट्रम में दिखती है। इसके बारे में और आगे जानकारी हम देखते हैं। So when a beam of light strikes the matter, many changes takes place in both light and matter। तो जैसे हमने बात की, जब लाइट हमें किसी मैटर पर डालते हैं, पदार्थ पर डालते हैं, तो उसमें चेंजेस होते हैं, साथ में हमारे पदार्थ में भी कुछ चेंजेस होते हैं। These changes are of great importance to the chemist because they provide the basis for many important research tools, example spectrographs, refractometer, polarimeter, colorimeters, X-ray diffraction, etc। तो ये जो चेंजेस होते हैं जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कराते हैं, और तो ये जो है ये कई जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका बेस बनाते हैं या उन पे ही ये वर्क करते हैं, जैसे कि स्पेक्ट्रोग्राफ्स है, रिफ्रैक्टोमीटर है। सम चेंजेस दैट मे अकर आर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, ऑप्टिकल रोटेशन, एब्जॉर्प्शन,
फ्लोरेसेंस, ये सारे चेंजेस जो हैं वो देखते हैं जब भी एनर्जी हम एब्जॉर्ब कराते हैं हमारे मैटर में। जैसा कि हमें ये भी ज्ञात है कि अणु, परमाणु या आयन वैद्युत चुंबकीय विकिरण का अवशोषित करके उत्तेजित हो उच्च अर्जित अवस्था में पहुंच जाते हैं और माइक्रो नैनो सेकेंड के बाद ही अपनी मूल अवस्था में लौट आते हैं। उत्तेजन की यह क्रिया पदार्थ की प्रकृति के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। In absorption, a pattern of wavelength of light absorbed with an indication of energy absorbed at each wavelength is called absorption spectra. This is the basis of molecular spectra. So अभी तक हम जो पढ़ रहे थे that was कि कैसे हम स्पेक्ट्रा निकालेंगे और ये जो चेंजेस होते हैं इन द मॉलिक्यूल, वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब होती है, किस एनर्जी पे एब्जॉर्ब होती है, यही हमारा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा है, जिसे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। तो हम बात कर रहे थे एनर्जी लेवल्स की, जिन एनर्जी लेवल्स के बीच में जो है ट्रांजिशंस होते हैं, और इन ट्रांजिशंस इन एनर्जी लेवल्स के बारे में आप देखिए कौन कौन से एनर्जी लेवल्स हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं जो ज़्यादा डिफरेंस ऑफ एनर्जी पर हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं जिनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा लगती है। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल जो ब्लैक लाइन्स हैं, एक लेवल से दूसरे लेवल आपको दिख रही है, E2 एंड E1 आर दी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स। अब इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स के अंदर भी जो है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं, मतलब दो इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स के बीच में काफ़ी एनर्जी डिफरेंस होता है। उससे कम एनर्जी डिफरेंस जो है वो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के अंदर होता है। एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल के अंदर कई सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं और एक वाइब्रेशनल लेवल के अंदर कई सारे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं। इन्हीं लेवल्स के बीच में जो है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। और इसी तरह वाइब्रेशनल लेवल में भी ट्रांजिशंस होते हैं और रोटेशनल लेवल्स में भी ट्रांजिशंस होते हैं। तो हमने बात की कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, लेफ्ट हैंड साइड आप जो डायग्राम देख रहे हैं उसमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको दिखाई गई है, और जो राइट में डायग्राम है उसमें वो है एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो क्या है ये एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी? तो जब इलेक्ट्रॉनिक लेवल E1 में मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है और उसमें हम एनर्जी h न्यू देते हैं, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो जाता है E2 एक्साइटेड लेवल पे, और वहां पर कुछ ही नैनो सेकेंड्स के लिए वो वहां पर रहता है, और उसके बाद आप राइट हैंड साइड में आ जाएंगे, इट एमिट्स द रेडिएशंस एंड that is your emission spectroscopy. So what is the difference? When absorption occurs and that energy we are having in the spectrum, that wavelength we are plotting in the spectrum, then that will be called as the absorption spectroscopy. And when during return of the electron from excited states to ground states, the energy which is lost, which is emitted, if that is plotted, then that spectrum will give you emission spectrum, or that will be emission spectroscopy. तो आपको समझ में आएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाता है या लोअर लेवल से हायर लेवल्स में जाता है, तो जो एनर्जी वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब करता है, यदि उस वेवलेंथ को हम प्लॉट करें तो वो हमारी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी। यदि इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर लेवल्स चला गया है और जब वो वहां से वापस आता है तो भी अपनी एनर्जी जो है वो लॉस करता है इन वेरियस फॉर्म्स, और उस एनर्जी को, उस वेवलेंथ को यदि हम प्लॉट करते हैं तो देन वी विल हैव द एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो बोथ द स्पेक्ट्रोस्कोपीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ही हमें स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन में हेल्प करती हैं। So employing sophisticated methods for handling electromagnetic radiation and data processing is the major field of spectroscopy. That means we are using so many instruments, we are using so many methods, और electromagnetic radiations, various radiations are there, और इन्हीं के बारे में जानकारी निकालना, इनसे जानकारी निकालना मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की, it is very very important and it is the major field of spectroscopy. So how to obtain a spectrum? Let us see. It's very in very easy diagram. There it is given. You can see there are
4 इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स जो आपको शो हो रहे हैं E1, E2, E3, E4, और मान लीजिए इलेक्ट्रॉन E1 से E2 जा रहा है, ग्रीन कलर का जो आपको सिग्नल दिख रहा है, तो इस तरह स्पेक्ट्रम में हमें जो है ग्रीन कलर का सिग्नल दिखता है। सिमिलरली मान लीजिए E1 से E3 जा रहा है, तो आपको रेड कलर की लाइन जो दिख रही है वो इधर E1 से E3 रेड लाइन है। इसी तरह E1 से E4 जो है पर्पल लाइन है, वो आपको दिख रही है। तो इस तरह जो एब्जॉर्प्शंस होते हैं वो हमें स्पेक्ट्रम में दिखते हैं। देन हमने बात की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस क्या होते हैं? यदि एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक लेवल में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो दे आर नोन एज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। नाउ किसी अणु द्वारा दृश्य या पराबैंगनी विकिरण के अवशोषण में से सिग्मा, पाई या एन कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले प्रतिबंधी कक्षक जैसे सिग्मा स्टार, पाई स्टार में चले जाते हैं। अतः किसी अणु में पराबैंगनी या दृश्य प्रकाश विकिरणों के अवशोषण के फलस्वरूप 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण उत्पन्न होते हैं। So, by absorbing radiations, the electrons in the bonding molecular orbitals sigma, pi, or n, they go to anti-bonding molecular orbitals which are sigma star, pi star, etc. And 4 main types of transitions which are studied, electronic transitions जो 4 important study किए जाते हैं वो हैं sigma से sigma star, then n to sigma star, then n to pi star and pi to pi star. These are the 4 electronic transitions जो कि ultraviolet visible region में होते हैं, and these require very high energy, and it is only the ultraviolet and visible region which can provide this high energy. So electronic transitions are very very important. So now because we are studying molecular spectra, हम molecular spectra में deal कर रहे हैं, and so यहाँ पर Born-Oppenheimer approximation जो है उसको deal करना ज़रूरी है. According to Born-Oppenheimer approximation, the total energy of a molecule is the sum of translational, rotational, vibrational and electronic energies, that is E is equal to ET plus ER plus EV plus EE. Now it is found that translational energy is negligibly small, और इसलिए hence Born-Oppenheimer approximation can be written as we can skip our translational energy because उसका change बहुत ज़्यादा नहीं होता है. So E will be given as ER plus EV plus EE. So Born-Oppenheimer सन्निटन जिसे हम कहते हैं के अनुसार किसी अणु की इलेक्ट्रॉनिक, काल्पनिक एवं घूर्णन ऊर्जाएं एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं तथा इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में जब इलेक्ट्रॉन मूल ऊर्जा स्तर से उत्तेजित ऊर्जा स्तर में जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा में परिवर्तन के साथ साथ कंपन एवं घूर्णन ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है. मतलब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और यदि हम वो ज्यादा एनर्जी देते हैं तो हमारी रोटेशनल ट्रांजिशंस भी होते हैं और साथ साथ वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस भी होते हैं, या हमें कहना चाहिए वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस और उसके साथ साथ रोटेशनल ट्रांजिशंस होते हैं. सो क्योंकि हमने अभी एनर्जी लेवल्स में देखा कि इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स होते हैं उनके अंदर वाइब्रेशनल लेवल्स होते हैं जिनमें कि एनर्जी डिफरेंस कम होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स, और जो रोटेशनल लेवल्स होते हैं उनमें उससे भी कम होता है एज कम्पेयर टू वाइब्रेशनल लेवल्स. तो एक बार यदि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा तो उसके साथ साथ वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस भी होते हैं और रोटेशनल ट्रांजिशंस भी होते हैं. Each of the above energies are quantized, that is, a molecule can exist in certain discrete electronic, rotational, vibrational, spin, and nuclear states. Thus, atoms exist in certain discrete electronic states, while molecules can exist in discrete vibrational, rotational, electronic, and nuclear state. So, यहाँ पर हम atomic spectroscopy and molecular spectroscopy में differentiate ऐसे कर सकते हैं कि atomic spectroscopy में we are only dealing with a single atom, while in molecular spectroscopy we can be dealing with more than 2 atoms. It can be diatomic, it can be triatomic. So, the number of energy levels increase and thus the complication of the spectra increases. So these were the energy levels. As I told you that there are electronic energy levels. We can see the electronic energy levels are E1 and E2, and every electronic level has vibrational levels, as you can see, and
every vibrational energy level has the rotational energy levels. So once if you supply the energy for electronic transition, then vibrational and rotational transitions are a must. मतलब यदि आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए एनर्जी देंगे तो वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशंस होते ही हैं साथ में. So transitions between different electronic energy levels give rise to electronic spectra in UV visible region. तो ये समराइज हमने किया था शुरुआत में कि यदि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन या संक्रमण होते हैं तो जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा हम कहते हैं उसे, और वो होता है अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन में. मतलब इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो अल्ट्रावायलेट विजिबल रेडिएशंस में होता है और इसलिए इसे हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं. Similarly, transition between vibrational levels within the same electronic levels gives rise to vibrational and vibrational rotational spectra in infrared region. Similarly, अब आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स होते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स में हमें दोनों के बीच का डिफरेंस आप लोगों ने देखा. इसी तरह डिफरेंस ज़्यादा होता है तो हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए, एनर्जी ज़्यादा जो है हमें वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से मिलती है. उससे कम एनर्जी सिर्फ वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस करनी है, वाइब्रेशनल रोटेशनल करना है. हमने देखा इनके बीच की जो डिफरेंसेस है वो कम होते हैं और इसलिए जो है कम एनर्जी वाली रेडिएशन जो है इंफ्रारेड रेडिएशंस हम यूज़ करते हैं. इंफ्रारेड रीजन में हम उस स्पेक्ट्रोस्कोपी को करते हैं, इसलिए ये स्पेक्ट्रोस्कोपी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है. नेक्स्ट ट्रांजिशन बिटवीन रोटेशनल लेवल्स बिलोंगिंग टू सेम वाइब्रेशन. अब वाइब्रेशन एक ही वाइब्रेशन लेवल में यदि हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा स्टडी करना है तो हम वो माइक्रोवेव रीजन की रेडिएशंस के साथ करते हैं. Then electrons in free radicals can change their spins and spectra arising in electron spin resonance spectroscopy which is called as ESR. यदि हम इलेक्ट्रॉन्स के साथ डील कर रहे हैं जो कि फ्री रेडिकल्स में होते हैं तो फिर हम जो है इलेक्ट्रॉनिक स्पिन रेजोनेंस ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी के में इसमें स्टडी करते हैं. Change in nuclear spin gives rise to NMR and NQR in radio frequency region. न्यूक्लियर स्पिन यदि हम स्टडी कर रहे हैं तो वो NMR और NQR में स्टडी करते हैं जो कि हम रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में स्टडी करते हैं. और चेंज इन न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स कैरिड बाय गामा रेज, गामा रेज से जो चेंजेस होते हैं उसे हम मॉसबार स्पेक्ट्रा या मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं. तो आपने देखा कि डिफरेंट रेडिएशंस जो हैं वो डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हमारे मॉलिक्यूल के वो हमारे सामने लेकर आते हैं और दैट हेल्प्स इन स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन ऑफ आवर मॉलिक्यूल. सो वंस अगेन हम एक बार फिर से यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखें तो आप देख सकते हैं कैसे गामा रेज न्यूक्लियर ट्रांजिशंस कराती हैं, एक्स रेज जो है वो इनर्शियल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कराती हैं, अल्ट्रावायलेट रीजन में जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं, नियर इंफ्रारेड रीजन, मिडिल इंफ्रारेड रीजन और फार इंफ्रारेड रीजन जो है पूरा आपका इंफ्रारेड रीजन कहलाता है और इसमें मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस जो है होते हैं. सिमिलरली ESR जो है वो माइक्रोवेव रेडिएशंस जिनमें की मॉलिक्यूलर रोटेशंस होते हैं. एंड वी हैव NMR which is in the radio frequency region एंड इसमें क्या होता है स्पिन ओरिएंटेशन इन द मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको हम स्टडी करते हैं. तो फॉर द स्पेक्ट्रोस्कोपी we need to have a very good idea or the knowledge about the electromagnetic spectrum, various radiations present, which region do they belong and what energy do they have and which type of transitions they bring about in the atom or molecule. So it's a very important topic in this lecture is vibronic transitions. Now what are vibronic transitions? The simultaneous change in electronic and vibrational energy level of a molecule due to the absorption or emission of a photon of the appropriate energy. That means मैंने अभी आपको बताया कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कराते हैं तो एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस अपने आप होने लगते हैं. तो जो साइमल्टेनियस जो एक साथ इलेक्ट्रॉनिक लेवल के साथ साथ इलेक्ट्रॉन का यदि वाइब्रेशनल लेवल भी चेंज हो रहा है तो उसे वाइब्रोनिक ट्रांजिशन कहते हैं. इन द गैस फेज वाइब्रोनिक ट्रांजिशंस आर अकम्पनीड बाय चेंजेस इन रोटेशनल एनर्जी ऑल्सो. मतलब गैस फेज में वाइब्रोनिक मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस के साथ साथ रोटेशनल ट्रांजिशंस भी होते हैं
तो इन्हें हम वाइब्रोनिक ट्रांजिशंस कहते हैं. एंड द इंटेंसिटी ऑफ अलाउड वाइब्रोनिक ट्रांजिशंस is governed by Frank-Condon principle, which is again very important topic of this module. So let's see Frank-Condon principle. So the Frank-Condon principle is a rule in spectroscopy that explains the intensity of वाइब्रोनिक ट्रांजिशंस. मतलब हाउ इंटेंस, कितने इंटेंस हमारे वाइब्रोनिक ट्रांजिशंस होंगे. दिस इज गवर्न्ड बाय द इम्पॉर्टेंट रूल विच इज फ्रैंक-कॉंडोन प्रिंसिपल. वाइब्रोनिक ट्रांजिशंस आर द साइमल्टेनियस चेंजेस एज वी स्टडीड. जैसा कि हमने देखा वाइब्रोनिक ट्रांजिशंस क्या हैं. साइमल्टेनियस चेंजेस हैं इलेक्ट्रॉनिक और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स ऑफ अ मॉलिक्यूल due to absorption or emission of a photon of the appropriate energy. तो वाइब्रोनिक ट्रांजिशंस क्या है. जब हम एनर्जी सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन में तो वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करता है, साथ साथ उसमें वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस भी होते हैं, तो इसे हम वाइब्रोनिक ट्रांजिशंस कहते हैं. और गैस फेज में इसमें रोटेशनल ट्रांजिशंस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं. और इन्हीं की कितने इंटेंस होंगे इसके बारे में हमको जानकारी जो है वो फ्रैंक-कॉंडोन प्रिंसिपल देता है. तो क्या कहता है फ्रैंक-कॉंडोन principle? According to Frank-Condon principle, the intensity of a vibrational peak is in an electronically allowed transition is proportional to the absolute square of the overlap integral of the vibrational wave functions of the initial and final states. This overlap integral is called the Frank-Condon factor. Yeah, it is also states that the principle states that an electronic transition takes place so rapidly that a vibrating molecule does not change its internuclear distance appreciably during transition. या हम कह सकते हैं इस सिद्धांत के अनुसार किसी द्विपरमाणुक अणु में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण इतनी तेजी एवं अल्प समय में होता है कि संक्रमण के समय अणु की अंतरनाभिकीय दूरी अपरिवर्तित बनी रहती है. सो जो ट्रांजिशंस हैं वाइब्रोनिक ट्रांजिशंस, ये ट्रांजिशंस इतने फास्ट होते हैं कि जो मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है उसका जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वाइब्रेशन भी नहीं हो पाता है और वो जो है इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन हो जाता है. मतलब इट इज सो फास्ट दैट द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डज नॉट change. This is what Frank-Condon principle states that जो वाइब्रेशन है वो इतना फास्ट होता है कि जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता. The Frank-Condon principle describes the intensity of vibronic transitions or the absorption or emission of a photon. It states that when a molecule is undergoing an electronic transition such as ionization, the nuclear configuration of the molecule experiences no significant change. Now यहाँ पे ये हमें सबको मालूम है that न्यूक्लियस जो है वो ज़्यादा हैवी होता है एज कम्पेयर टू दी इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेशन कर जाता है, उसका ट्रांजिशन हो जाता है, बट न्यूक्लियस में कोई भी चेंजेस नहीं होते बिकॉज इट इज हैवी. इट टेक्स टाइम एंड उसके पहले कि उसका न्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज हो, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज हो, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन वो हो जाता है. दिस इज ड्यू इन फैक्ट दैट न्यूक्लियाई आर मच मोर मैसिव देन इलेक्ट्रॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फास्टर देन न्यूक्लियाई कैन रिस्पॉन्ड. सो दैट एज आई टोल्ड यू बिकॉज न्यूक्लियस हैवी होता है और इसीलिए जो है it does not undergo the change in the nuclear distance and before that the transition occurs and only those transitions are possible. Now Frank-Condon principle जो होते हैं Frank-Condon principle says the transitions are vertical in nature and occurs at a very fast time, that is 10 to the power of minus 15 seconds. So the electron excitation is effectively instantaneous. The nuclei do not have a chance to move. The transition is represented by a vertical arrow on the diagram. So these as the diagram जो आप देख रहे हैं ये Morse potential curves हैं जो कि आपको बता रहे हैं कि किस तरह ट्रांजिशंस होते हैं जो कि एक ही तरह के वाइब्रेशनल वेव फंक्शंस की वजह से होते हैं और जहाँ पर भी इनहैंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन होती है वहाँ पर ये ट्रांजिशंस होते हैं.
So that was about the Frank Conan principle and very general introduction about the molecular spectroscopy. आप इन इस टॉपिक के बारे में और भी बुक्स हैं उनसे पढ़ सकते हैं, which is the introduction of molecular structure and spectroscopy by W.A. Guillory, then fundamentals of molecular spectroscopy by C.N. Benwell, then basic principles of spectroscopy by R. Chang, and molecular spectroscopy by Yadav M.S. Now let us assess as you have understood about the topic or not, so by answering some of the questions. The different types of energies associated with the molecule are, so your options are electronic energy, vibrational energy, rotational energy, and all of the mentioned. So as we studied all of the mentioned, right option is option D. The explanation is the different types of energies associated with the molecule are electronic energy, vibrational, rotational and translational also we studied, but because translation में ज़्यादा changes नहीं होते हैं, इसलिए यदि यहाँ नहीं लिखा है तो we will say that all of the above is correct. Next. So the second question, during the motion, if the center of gravity of molecule changes, the molecule possesses, let's see the options, electronic energy, rotational energy, translational energy or vibrational energy. So as we have studied, जैसा कि हमने पढ़ा है, translational energy जो है, that if the center of gravity of molecule changes, then that would be the energy. So the correct option is option C. Then, which of the following is an application of molecular spectroscopy? So let's see the options: structural investigation, then basis of understanding of colors, then study of energetically excited reaction products, all of the mentioned. The answer is D. We have studied that so many things we can do from the study of spectrum. So molecular spectroscopy gives us the details about all these. So the various applications are all of the above mentioned. So the answer is D. So thank you all for the lecture and for listening this lecture, and we'll meet in the next lecture. Till then, thank you.